कि रमन सिंह के 15 साल के घोटालों और भ्रष्टाचार का ब्लैक प्रिंट हमारे पास है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को नाकामी का नायक बताते हुए आने वाले दिनों में उनके 180 महीने के 180 घोटालों को सबके सामने रखने की बात कही। मंत्रियों के आरोप पर रमन सिंह भी मीडिया के सामने आए और अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए जवाबी हमला किया। ऐसे में सवाल है कि जनता से किसने की वादा खिलाफी और 180 महीने बनाम 18 महीने का कार्यकाल में कौन बेहतर है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कामकाज पर सियासी घमासान। बीजेपी ने मांगा ब्लूप्रिंट, कांग्रेस ने दिखाया ब्लैक प्रिंट। प्रश्न इस बात का है कि उस समय ये सब ब्लूप्रिंट इनके पास थे, आज क्यों इसका क्रियान्वयन सरकार समय रहते नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इन दिनों प्रदेश की सरकार और खासकर सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हर बार आरोपों का चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। इस कड़ी में रमन सिंह ने एक दिन पहले ट्विटर पर राज्य सरकार के कामकाज का ब्लूप्रिंट मांगा। उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस ने मोर्चा संभाला और राजीव भवन में रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रमन सिंह के 180 महीने के कामकाज बनाम भूपेश बघेल सरकार के 18 महीने के कामकाज की तुलना करते हुए रमन सिंह और पूर्व की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमें याद दिलाते हैं हमारे वायदे, 15 साल के उनके अपने वायदे उनको याद होना चाहिए। वायदे इतने किए थे कि उन वायदों का हुकूमत में रहते उनको खुद को ख्याल नहीं आया। कुछ भी बोलना है तो उसके पहले ये जरूर याद रख लें कि उनके वायदे क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद यदि आरोप प्रत्यारोप करें तो उसका स्वागत है, लेकिन कुछ नहीं करना और खाली ट्वीट करते रहना तो ट्वीट से जो जनता का विचार है उसको ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेताओं ने रमन सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे हमारे मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट कहां है, जबकि उनके 15 साल के घोटालों और भ्रष्टाचार का ब्लैक प्रिंट हमारे पास है। 15 साल के भ्रष्टतम कुशासन के काले कारनामे, काली करतूत, जिसको इस प्रदेश की जनता ने देखा, जाना और समझा और सदन में एक कोने में 15 की सीमा तक उनको समेट करके रख दिया। दोनों मंत्रियों ने बीजेपी सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार और बड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए रमन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। जीरम कांड, सारकेगुड़ा कांड, छलियामारी दुष्कर्म, मीना खल को रेप और मर्डर केस, अंतागढ़ टेप कांड, नसबंदी, आंख फोड़वा, गर्भाशय कांड और किसानों की आत्महत्या के अलावा डीएमएफ घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने रमन सिंह को उनके कार्यकाल की याद दिलाई और कहा कि आने वाले दिनों में हम 180 महीने के 180 घोटाले बताएंगे। कांग्रेस के आरोपों पर रमन सिंह ने पलटवार किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी को निर्वाचित सरकार से प्रश्न करने का समान अधिकार बाबा साहब के संविधान ने प्रदान किया है। भूपेश बघेल जी क्यों लगातार 15 महीने 18 महीने के कार्यकाल का प्रश्न करते हैं। उनके 15 साल के 15 घोटाला और कभी जब लंबी बैठक आपके साथ होगी ना तो 180 दिनों 180 महीनों का 180 घोटाला आपके सामने हम लोग बता देंगे। तो इनको सरकार चला रहे हैं, इनको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। ये तो ये बताते कि इन मामले में हमने जांच की और ये आरोपी पाए गए। किसी विषय में 5 साल कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जन घोषणा पत्र को लेकर घूमते रहेंगे, ना उसका क्रियान्वयन करेंगे, ना जो आरोप लगाए हैं उस आरोप में किसी बात पे चर्चा कर सकते। जाहिर है छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं में इन दिनों पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री के बयान और आरोप प्रत्यारोप को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल है। दोनों दिग्गजों के बीच वार पलटवार का ये क्रम प्रदेश में कोरोना की दस्तक के साथ शुरू हुआ और अब नए स्वरूप और नए स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच मूल सवाल यही है कि 180 महीने बनाम 18 महीने में बेहतर कौन है, ये तय कौन करेगा। राजेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।
ब्लूप्रिंट बनाम ब्लैक प्रिंट पर जो घमासान मचा हुआ है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं कांग्रेस से और संजय श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके पहले कि ये चर्चा शुरू करूं, यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि जो पार्टी जब सत्ता में होती है और जब वही पार्टी विपक्ष में होती है तो उसके रोल बदल जाते हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर। धर्मजीत सिंह इस समय जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी में है, तो जब कांग्रेस विपक्ष में आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर आरोप लगाते थे कि आपकी सरकार ने ये किया, आपकी सरकार ने ये किया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम विपक्ष में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हमने ऐसा किया था, हमने ये सब घटनाएं की थी, हमने ये सब जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे उनका कहना था ये सब हमने किया, इसलिए आज हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। क्या ये बात कांग्रेस के नेता नहीं समझते हैं कि इस तरह की बात करने से उनका भी नुकसान होगा? खैर, बात ब्लूप्रिंट बनाम ब्लैक प्रिंट की है, तो आरपी सिंह साहब सबसे पहला सवाल तो आपसे ही करता हूं, क्या आपने डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर हमला करके उनको भाजपा के सेंटर में नहीं ला दिया है? जिस तरह से एक भाजपा में हाशिए की राजनीति चल रही थी, डॉक्टर रमन सिंह कुछ दिनों से खबरों में उस तरह से सक्रिय नहीं थे, लेकिन उनके ट्वीट का आपने जवाब देकर और मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर रमन सिंह को उसी तरह आगे बढ़ाने का काम किया जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपकी पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया था, उनको टारगेट करके। देखिए शिरीष भाई, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को सवाल पूछने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। किसी के सवाल का जवाब दे देने से किसी का राजनीतिक कद नहीं बढ़ जाता। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए बहन सरोज पांडे जी ने बयान दिया था। उसके बाद नए नवेले अध्यक्ष, जिनको इनकी ही पार्टी के सब आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता शायद ही कहते हैं कि नेतृत्व में ओजस्विता की कमी है, उन्होंने भी एक बयान दिया था अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए। तो अब डॉक्टर साहब खाली बैठे हैं घर में, संगठन के लोग उनकी बात सुनते नहीं है, राजनीतिक गतिविधियां चलाने के लायक वो रहे नहीं, तो एक ही माध्यम बचता है मीडिया। मीडिया का सदुपयोग और दुरुपयोग करके अपने आप को चर्चा में बनाए रखना। तो चर्चा में बनाए रखने के लिए डॉक्टर साहब सारे असफल प्रयास करते हैं। हमने जो आज पत्रकार वार्ता की है वो किसी व्यक्ति का जवाब नहीं है। हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि 18 महीने की सरकार और 180 महीने की सरकार में क्या अंतर होता है, आपका चाल चरित्र चेहरा क्या रहा है और क्या आप दिखा रहे हैं। तो हमने अपने 18 महीने बनाम 180 महीने की बात की है। हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि सन 2003 में आपने कौन से वादे किए थे, सन 2008 में आपने कौन से वादे किए थे और सन 2013 में आपसे कौन से वादे किए थे। मुझे तो याद है कि आपने सन 2003 में कहा था, लिख के दिया था बल्कि, कि शिक्षा कर्मियों का सम्मेलन 7 दिन में हो जाएगा। सम्मेलन 15 साल में भी नहीं हो सका। और जो आधा अधूरा सम्मेलन आप यहाँ करके गए ना, उसका पैसा भी हम जो है शिक्षकों को दे रहे हैं और बचे हुए शिक्षा कर्मी भाइयों बहनों का सम्मेलन हम करने जा रहे हैं और कुछ का हो चुका है। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। मैं हर बात इस बात को कहता हूं और आज की पत्रकार वार्ता से हमने कंट्रास्ट जो है लोगों के सामने दिया है कि 180 महीने की सरकार बनाम 18 महीने की सरकार। आरपी सिंह साहब, जिस तरह से आपकी पार्टी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, झलियामारी कांड, मीना खलको और सारकेगुड़ा मुठभेड़, जीरम कांड, तो ये सारे जितने भी मामले थे ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको सॉल्व नहीं किया या उनको एक निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंचाया, लोगों को न्याय नहीं दिलाया। उसकी तो परिणति थी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई, जो कि इस राज्य में किसी विपक्षी दल के लिए उस स्थिति से नीचे जाना संभव नहीं है। 39 सीट या 30 सीट्स मान लें यदि, तो भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में पहुंची है, तो आपको लगता है कि ये मुद्दे अब रह जाएंगे? और रही बात आपने भाजपा के जो घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार का अपना जो घोषणा पत्र बनाया और उसको जो क्रियान्वित नहीं कर पाई या लोगों को उसका लाभ नहीं दे पाई या जो उसने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई, उसके चलते ही तो जनता ने उनको उस वोट बैंक पर सिमटा दिया जहां के बारे में उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। खैर, आपको क्या लगता है कि यदि आप 180 दिन तक उनके घोटालों को सामने लाएंगे तो उससे किसका फायदा होगा? देखिए, किसी का फायदा नुकसान वाली बात नहीं है। ये दो सरकारों के मूल चरित्र को दिखाने के लिए एक प्रयास है ताकि आप हमको भी जान सके, उनको भी जान सके। यहाँ इस राज्य में 2 राजनीतिक दल हैं, एक के पास विजन है, दूसरे के पास जो है खाली टेलीविजन। एक के पास मिशन है, दूसरे के पास क्या है, खाली कमीशन है। आप याद कीजिए, रायगढ़ कार्य समिति की बैठक डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया था ना,
हिंदुस्तान के किसी राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री है डॉक्टर साहब जिन्होंने कार्य समिति में स्वीकार किया था कि बस 1 साल का मिशन खोरी बंद कर दो, 30 साल सत्ता में बने रहेंगे। तो आपने जमकर कमीशन खोरी खाई है, आपने यहाँ भ्रष्टाचार किया है, आपने प्रदेश को बेचा है। अब क्या है कि बिना सत्ता के ऐसे तड़प रहे हैं जैसे बिना पानी के मछली। तो उनकी मनस्थिति क्या है हम अच्छे से जानते हैं। और 2 छोटी छोटी बातें कहता हूं, फिर अपनी बात समाप्त करता हूं कि ये हिंदुस्तान का सिर्फ भाई एकमात्र ऐसा राज्य है, जब हम विपक्ष में थे तो कहते हैं कि 36,000 करोड़ रुपए का दान घोटाला हुआ है, और जब हम सरकार में आते हैं उसकी जांच कराने जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष हाथ जोड़ के भागते हैं अदालत की तरफ, माई बाप इसकी जांच मत कीजिए। अरे साहब आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको तो हमारा साथ देना चाहिए, अगर कुछ गलत है तो हमको सहयोग कीजिए। लेकिन अगर जांच हो गई तो संतरे वाले बाबा से लेके लखनऊ वाले काका और दिल्ली में बैठे चाचा सबका नाम इसमें आ जाएगा, और जो अंदर बैठे दादा लोग हैं बस्तर के उनका नाम भी उस डायरी में जिक्र है। आप जानते होंगे सीएम मैडम कौन है, आप बेहतर समझते हैं। दूसरी बात, इस राज्य में जो सबसे बड़ी हिंसक घटना हुई वो थी झीरम की। झीरम की जांच ना हो इसके लिए देखिए कैसे कैसे षड्यंत्र मोदी जी की सरकार और यहाँ बैठे हुए भाजपा के लोग करते हैं। जब हम एक नई एफआईआर कराते हैं तो बंद हो चुकी जांच, जिसका प्रिंट हमने पत्रकार साथियों को दिया था, एनआईए ने अपने वेबसाइट पे लिख दिया था कि झीरम मामले की जांच बंद हो चुकी है। जैसे एफआईआर होती है, यहाँ वो नेता जो इस हत्याकांड में शामिल थे वो जागृत हो जाते हैं और तत्काल एनआईए बंद हो चुकी जांच को खोल देती है, और एक थानेदार स्तर का अधिकारी, छोटा सा अदालत अधिकारी यहाँ आ जाता है और कहता है कि जांच हमको करने दीजिए साहब, वो अदालत चले जाते हैं। तो ऐसी जो है तमाम बातें हैं, अगर मैं गिनाऊंगा तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। मैं आपकी बात पर संजय श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संजय जी, आपकी पार्टी को लेकर, आपकी पार्टी की सरकार को लेकर आरपी सिंह साहब ने साफ तौर पे कहा है, जिस तरह से नान घोटाले की 36,000 करोड़ की बात की गई थी घोटाले की, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो आपकी पार्टी के नेता ने हाईकोर्ट का सहारा लेने की कोशिश की, और उसके अलावा उनका कहना है कि एनआईए भी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, झीरम हमले की जो जांच है। तो आपकी पार्टी के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं, और ये जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस के नेताओं ने ईओडब्ल्यू में जाकर कंप्लेंट की है, इस पूरी घटना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए शिरीष जी, सबसे पहले एक जानकारी दे दूं कि आरपी सिंह की तो बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, इको हो रहा है बहुत ज्यादा, और थोड़ी सी आपकी भी आवाज इको हो रही है, तो थोड़ा सा व्यवस्था बना लेंगे तो बेहतर होगा। तो आरपी सिंह साहब ने ये कहा है कि आपकी पार्टी ने नान घोटाले की बात की थी 36,000 करोड़ के, लेकिन जब कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आई, जांच शुरू हुई, तो आपकी पार्टी के जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने जाके हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। श्री जी, समय कम है इसलिए मैं अपनी बातों को रखता हूं, आपके पास समय कम रहता है। देखिए, सबसे पहले आज जब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिली कि हमारे 2 जिम्मेदार मंत्री, इस शासन के मंत्री, जिस छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैं भी निवास करता हूं, कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं, तो विपक्ष के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता को भी ये लगा कि शायद आज कोई एक नई योजना या छत्तीसगढ़ के विकास में कोई नई घोषणाएं शायद यहां पर होने वाली है। लेकिन अंत में वही आया कि ढाक के 3 पात, और यह सरकार 1.5 वर्षों में अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आई। आज 2 मंत्री आए, राजीव भवन में आए। राजीव भवन मेरे घर के बहुत निकट है, तो मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। कृषि मंत्री जी आए तो मुझे लगा कि शायद वो राजीव गांधी अन्याय योजना की दूसरी, तीसरी, चौथी किस्त की तारीख घोषित करेंगे कि किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को कब उनके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि ऐसी कोई जानकारी ना तो किसानों को, न ही यहाँ की जनता को, और न ही हमें प्राप्त हुई कि अगली किस्त कब प्राप्त होगी। फिर मुझे परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मुझे लगा कि शायद वो जो बस परिवहन करते हैं जो हमारे लोग, शायद उस बस परिवहन की जो आम जनता जिससे दिक्कतें हैं, शायद उनके लिए कोई घोषणाएं होंगी कि दरों में कमी हो गई या उनके टैक्स माफ करके बसों को परिवहित करेंगे, आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है कि उनसे भी कहीं कोई उम्मीद पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी। अर्थात 1 वर्षों के बाद, 18 महीनों के बाद ये सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर नहीं,
ये तमाम प्रकार की संजय जी, सामने वाली सरकार जो 15 वर्षों तक जनता के भरोसे थी, उनकी कमियों को जो ये विपक्ष के समय भी, इस बात को समझने की आवश्यकता है ना कि विपक्ष में भी इनका ये राग था कि ये सरकार ऐसा कर रही है। 1.5 वर्षों के बाद भी आपका ये राग है कि जीरम से लेकर तमाम प्रकार के नान घोटाले की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको बहुमत क्यों दिया? ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है दोनों माननीय मंत्रियों से और कांग्रेस के प्रवक्ता से कि क्या प्रदेश की जनता ने आपको 68 से 69 सीटें, इसी का आप विपक्ष में अच्छी भूमिका निभा रहे थे सवाल खड़ा करके, लेकिन 18 महीनों के बाद ये सवाल खड़ा करने के लिए सवाल जी, मैं यही कह रहा था कि दोनों मंत्री जो आज आए थे तो उम्मीद कुछ और थी कि किसान अन्याय योजना की कुछ दूसरी तीसरी किस्त चौथे होगी, और साथ ही साथ परिवहन मंत्री जी के माध्यम से जो यातायात में परिवहन जो बाधित हुआ है, आम जनता जो परेशान है, शायद उससे होगी। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा यह कहना है कि यदि 18 महीनों के बाद भी सरकार में आने के बाद वही पुराने राग अलापने थे, जीरम से लेकर नान घोटाले से लेकर तमाम प्रकार के सवाल खड़ा करने थे, तो प्रदेश की जनता ने बीजेपी को हटाकर आपके लिए इसलिए नहीं बैठाया था कि आप जो 2018 के पहले थे वही सवाल जवाब आप करें। एक्चुअल ये है कि इन सरकार के पास में कोई उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है, तो अपनी कमियों को हम किस तरीके से छिपाएं? इसलिए अपनी कमियों को छिपाने का सबसे अच्छा प्रयास जो कांग्रेस हमेशा करती है कि आप दूसरे पर हमला कर दो, पुरानी बातों को निकालो। तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। संजय जी, कांग्रेस ने आज का दिन ही क्यों चुना? आपको क्यों लगता है कांग्रेस ने आज का दिन ही क्यों चुना? जो देखिए, जो सरकार में है, जो सत्ता में है, कांग्रेस आज का दिन विषय नहीं है। आज का दिन इसलिए है कि यह इनकी रणनीति रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों ने तो डॉक्टर रमन सिंह जी से सवाल कुछ कंप्लेंट्स भी हुई है जो मेरी जानकारी में है, और देखिए मिली बदी कैसी होती है, एक कंप्लेंट कराइए, दूसरा वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के माध्यम से पुरानी बातों को उछाले। तो ये जो षड्यंत्र होता है, ये कांग्रेस की हमेशा से आदत रही है देश की आजादी के बाद से। आज सकारात्मक प्रश्न पर यदि डिबेट हो जाए, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, मैं सवाल पे सवाल रखता हूं, जवाब आ जाए तो जैसा कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। आज यदि यहां पर हम बात करें, कहां गई यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बात क्यों नहीं होती है? यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम ये करने वाले थे, कहां गई? सुपोषण अभियान की यदि बात होती है तो कहां गई? यदि आप पेट्रोल डीजल यदि केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, कितना टैक्स आपका लगता है, क्यों नहीं कम होता है? लोगों को राहत देने के लिए ये सवाल और इसका जवाब जनता चाह रही है। आप एक्सप्रेसवे पर घोटाले की बात करते हो, एक्सप्रेसवे का निर्माण आपने 1.5 वर्षों के अंदर में नहीं कर पाया। पूरे प्रदेश की सड़क खराब है, एक सड़क को आप नहीं बना पा रहे हैं। महानदी के पानी की बात करूं, या मैं आपका एक्शन प्लान कहां है? संजय जी, डॉक्टर रमन सिंह ने तो आपसे केवल छोटी सी बात करी कि आपने बहुत बड़ी बड़ी बात की। आरपी सिंह साहब, एक्शन प्लान के नाम पर आप हमला करने लगे। मेरा सवाल आपसे भी वही है जो संजय जी से था कि कांग्रेस ने डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज का दिन ही क्यों चुना? विश्वास कर लो, इसके पीछे क्या हुआ? जो उनके 3-4 दिन से जो ट्वीट आ रहे थे उसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया नहीं रहा है कि आप सरकार में है। देखिए, सबसे पहली बात तो संजय जी जिस तरीके से बातों को गोल गोल कर रहे हैं, और मुख्य एक सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। नाम घोटाले के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मुझे एक शेर याद आता है कि चेहरा तुम्हारा क्यों इतना तना है, मैं झूठ नहीं कहता, मेरा नाम आईना है। तो एक बार आईना दिखाया तो इतनी मिर्ची लग गई। अमित शाह और मोदी जी कांग्रेस आरपी सिंह साहब का हिसाब मांगते हैं जी। हमने 15 साल का हिसाब मांगा तो बेचैनी देखिए जरा। आरपी सिंह साहब, जब आपने कह दिया कि संजय श्रीवास्तव जी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, तो मेरी बात का जवाब दे दीजिए कि आज का दिन कांग्रेस ने क्यों चुना? क्या डॉक्टर रमन सिंह जो लगातार ट्वीट कर रहे थे उसको लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया है? देखिए शिरीष भाई, डॉक्टर रमन सिंह जी रोज जो है ट्वीट करते हैं, आप भी देखते हैं ट्विटर पे, मैं भी ट्विटर पे हूँ। डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट को कितने रिट्वीट मिलते हैं, कितने लाइक मिलते हैं और कितने लोग कमेंट करते हैं, अगर सार्वजनिक रूप से टेलीविजन पर बोल दूं तो डॉक्टर साहब का अपमान होगा। लेकिन मैं इस झगड़े को निजी स्तर नहीं ले जाना चाहता। वो सम्मानी व्यक्ति, उनका सम्मान मेरे मन में है, लेकिन वो जो ट्वीट कर रही है उसका जवाब नहीं था। ये तो खाली एक कंट्रास्ट हमने दिखाया है कि आपका चेहरा क्या था और हमारा चेहरा क्या था। आप मनरेगा में कहते थे 150 दिन का काम हम देंगे, 38 दिन का देते थे, हमने 100 दिन का दिया है, इंडिया में नंबर 1 आए हैं। आप कहते थे आदिवासी मेरे भाई बहन है, आप उन्हीं का शोषण करते थे। हमारी सरकार आई, हमने उनकी जमीन लौटा दी। लघु वनोपज खरीदी में पूरे देश में जितनी खरीदी हुई है उसका 73% हिस्सा हमारे यहां से है। जब आप सत्ता में थे, यहाँ 47% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, तो विकास किसका किया आपने साहब?
आधी आबादी को आप खींच के लेके गरीब रेखा के नीचे, आप बेरोजगारी की बात करते हैं। मैं बताता हूं, अब सितंबर 18 में जब आपने आए थे सीएमआई के, उसमें क्या कहा गया था कि 22.2% यहाँ पे बेरोजगारी की दर है, और इस समय जो रिपोर्ट आई वो कहती है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर घट के 3.4% है, जबकि हिंदुस्तान की 23.5% है। अरे आप अगर राज्य का भला चाहते हैं तो मोदी जी से पूछिए कि हर साल जो 2 करोड़ रोजगार मिलने वाले थे वो कहां गए, हर साल जो 50 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी वो कहां गई, जो आप प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाने वाले थे वो फंड कहां गया, बुलेट ट्रेन चली वो कहां तक पहुंची। और यही रमन सिंह की सरकार में जो अंतिम इनका घोषणा पत्र आज आप देखिए उसमें क्या लिखा था। आरपी सिंह साहब, हमारा समय कार्यक्रम का खत्म हो रहा है, चूंकि हमारी चर्चा का विषय था ये जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ब्लूप्रिंट और ब्लैक प्रिंट का जो झगड़ा चल रहा है उस पर चर्चा करना। शिरीष जी, ये बगैर एक्शन प्लान के काम करने वाले लोग जिनको ये समझ में आना चाहिए सरकार में है, दुर्भाग्य है इस प्रदेश के लिए कि आज ये विपक्ष की भूमिका में है। और यदि ये विपक्ष की भूमिका तब होती है जब लोगों के पास में उपलब्धि नहीं होती है। कुल मिलाकर अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और मैं तो कहा गया पठान, कहा गया रोका छेका, कहा गया गोरखधन योजना, और मैं तो 2 शब्दों में इस बात को समाप्त करूंगा, भैया तेरे दांतों में गांवों का मौसम बदली है, ये बातें छुपी है और दावा किताबी है, ये किताबी लोग हैं, केवल किताब में काम करते हैं, धरातल पर कोई काम यहाँ पर नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। कहीं तक हमारा उद्देश्य इस चर्चा में ब्लूप्रिंट बनाम ब्लैक प्रिंट पर चर्चा करना था। आप जिसने जैसा कर्म किया उसको जनता ने वैसा वोट दिया। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस सरकार जो वर्तमान सरकार है बहुत अच्छा काम करेगी और अपने अच्छे कामों से ही वो जानी जाएगी, और इस तरह की जरूरत किसी को ना पड़े कि वो दूसरे की बुराइयों पर कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।